नमस्कार, मैं रोहित रंजन। रात 9 बजे आप रोज़ाना पाखंड के खिलाफ हमारी मुहिम पर स्पेशल शो देखते हैं, लेकिन इस सीरीज़ में आज हम बेहद ही ख़ास मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज बात होगी उन मुस्लिम आक्रांताओं की जिन्हें आज उदारवादी और महान दिखाने का पाखंड किया जा रहा है। ऐसा ही एक मुग़ल शासक था औरंगज़ेब। एक अत्याचारी को अच्छा बादशाह बताने के बाद देश में गुस्सा फूटा। उसके कब्र को उखाड़ने की मांग उठी और उसके बाद नागपुर जैसा एक शहर जल उठा। क्या ये औरंगजेब परस्त कुछ लोगों के पाखंड का नतीजा है, जिसने एक अत्याचारी को कौम के गौरव से जोड़ दिया? आखिर क्यों भारत जैसे देश में क्रूर लुटेरे और आक्रमणकारियों के महिमा मंडन की परंपरा वर्षों से चली आ रही है? आज हम इसी सच की करेंगे पड़ताल, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला। याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पोलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला। राख हो गई गाड़ियां, कार बाइक पर हमले, घरों में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी, लाठी डंडे तलवार चाकू लहराते लोग, सड़क पर उपद्रवियों का तांडव। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की हैं और ये सब कुछ हुआ मुगल शासक औरंगजेब की कब्र के चक्कर में। औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए प्रोटेस्ट हुआ और फिर ऐसी अफवाह फैलाई गई कि मरने मारने के लिए उतारू भीड़ आधी रात को सड़कों पर उतर पड़ी। इस दंगे की जड़ में है वो सोच जो मुस्लिम आक्रांता को महान बताने का पाखंड कर रही है। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना, उनको मखौका लगाइए। जिसने हिंदुओं की आस्था के केंद्रों पर प्रहार किए उसे संत बताने का प्रपंच रचा जा रहा है। जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किया उसे राष्ट्र निर्माता साबित करने का छल किया जा रहा है। छत्रपति संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है और इसी की आड़ में कुछ असामाजिक तत्वों ने अफवाह फैलाकर हिंसा को अंजाम दिया। हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने पोलिसांनी त्या ठिकाणी बळाचा वापर केला। यापूर्वी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध तक्रार द्यायची आहे अशी मागणी करण्यात आल्याने त्यांना गणेशपेठ पोलीस ठाण्यामध्ये आमंत्रित करण्यात आलं। त्यांची तक्रार ऐकून घेण्यात आली। ये वही कब्र है जहां औरंगजेब को साल 1707 में दफन किया गया था। बताया जाता है कि औरंगजेब ने जब अपनी वसीयत लिखी थी उसी वक्त ही बता दिया था कि उसकी कब्र कहां होगी और उसे किस तरह दफन किया जाएगा। औरंगजेब ने ताकीद की थी कि उसकी कब्र सूफी संत सैयद जैनुद्दीन की मजार के पास बनाई जाए। दरअसल औरंगजेब सूफी संत जैनुद्दीन को अपना पीर मानता था। औरंगजेब ने वसीयत में लिखा था कि उसके मकबरे को बेहद साधारण तरीके से बनाया जाए, जो सादा और सफेद रंग का हो। औरंगजेब ने यह भी ताकीद की थी कि उसके अपने कमाए पैसे से कब्र का निर्माण करवाया जाए। कहा जाता है कि औरंगजेब ने कुरान लिखने और टोपी सिलने से करीब 14 रुपए की कमाई की थी। दावा किया जाता है कि उस पैसे से ही औरंगजेब की कब्र बनाई गई थी। इतिहास के ये पन्ने निकालकर औरंगजेब के कुकर्मों को छिपाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सनातन पर चोट करने वाले आतताई की इसी कब्र को हटाने की मांग ने इतना जोर पकड़ा कि नागपुर जल उठा। देखिए, आज जो भी चीज़ें इतिहास में लिखी गई हो, जो चीज़ें है वो है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है वो है। उसका समर्थन तो, गलत चीज़ों का समर्थन तो कोई भी नहीं करेगा। इसलिए औरंगज़ेब की नीतियाँ, औरंगज़ेब की उस वक्त की
जो भी उनने क्रूरता की है हमारे देश के ऊपर, वो तो जग जाहिर है, हिस्ट्री में लिखा ही गया है, तो उसका समर्थन कौन क्यों करेगा। ये जो तानाशाह थे और ये कल की जो भी वारदात है उसका कोई रीज़न नहीं है। जो हिंसा होती है वो कोई मुस्लिम लोग नहीं करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज लोग अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए करते हैं। और कांग्रेस पे मेरा एक आरोप है कि ऐसे लोगों को कांग्रेस एमएलए और एमपी का टिकट दे। दरअसल सारे विवाद की शुरुआत तब हुई जब समाजवादी पार्टी के नेता और मुंबई की मान खुर्द शिवाजी नगर से विधायक अबू आजमी ने मुगल शासक की तारीफ की थी। इसके बाद जैसे औरंगजेब को महान और संत बताने वालों की बाढ़ सी आ गई। समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए जो चुनाव में बेईमानी की है, जिस तरह से वहाँ पे एक नंबर के कई पहचान पत्र मिले हैं, 48 लाख मतदाता बढ़ाए गए हैं, जो वायदे किए हैं पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। अब तो ये बाला साहब के नाम पर कुछ भी करते हो, बाला साहब को बदनाम कर रहे हो, शिवाजी महाराज को बदनाम करते हैं, ये संभाजी महाराज को बदनाम करे। उनकी एक नीति है, ये लोगों की आरएसएस और भाजपा की विचारधारा है। शिवाजी महाराज उनके हीरो कभी नहीं रहे। लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज सच को झुठलाया नहीं जा सकता। अपने भाइयों का कत्ल कर औरंगजेब 1658 में मुगल सिंहासन पर बैठा। उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में नजरबंद कर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु कैद में ही हुई। इतना ही नहीं, अपनी ही बेटी ज़ैबुन्निसा को औरंगजेब ने लगभग 20 साल तक कैद में रखा था। यही कारण है कि औरंगजेब को सबसे क्रूर शासक और उसके शासनकाल को मुगलिया सल्तनत का सबसे बुरा दौर कहा जाता है। करीब 49 वर्षों तक शासन करने वाला औरंगजेब सनातन के शत्रु का सबसे बड़ा पर्याय बन गया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में सख्त इस्लामी नीतियों, विस्तारवादी युद्ध और शरिया कानून लागू किया। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, मंदिर तोड़े और लाखों लोगों का कत्लेआम किया। औरंगजेब ने 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर नष्ट करवा दिया था और उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। मथुरा के केशव राय मंदिर को तोड़वाकर ईदगाह बनवाई थी। 1678 में बीजापुर में मंदिर तोड़कर भी मस्जिद बनवाई। अहमदाबाद के मशहूर चिंतामणि मंदिर को औरंगजेब के आदेश पर ही मस्जिद में बदल दिया गया था। यहाँ तक कि राजस्थान के मलरीना मंदिर को भी औरंगजेब ने सेना भेजकर गिरवा दिया था। औरंगजेब ने ही मराठा सम्राट छत्रपति संभाजी और गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। इतिहासकारों की माने तो औरंगजेब तलवार की ताकत पर धर्म बदलने के लिए भी मजबूर करता था। उसके शासनकाल में लाखों हिंदुओं को जबरन इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। उसने अपने सैनिकों के धर्म बदलवाए। औरंगजेब ने कई भक्ति संतों, विशेष रूप से संत रामदास को प्रताड़ित किया। इसके साथ ही हिंदू आश्रमों और मंदिरों की संपत्ति जब्त कर ली थी। जिसने अपने ही भाई, पिता, बेटी पर बेइंतहा जुल्म किए, जिसने हिंदू शासकों और सनातनियों पर अत्याचार किए, ऐसे ही औरंगजेब की कब्र बचाने और उसे महान शासक साबित करने की होड़ मची है। आखिर इस पाखंड की जड़ में क्या है? रिपोर्ट आपने देख लिया। बिना देर किए मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवाता हूं और इनके ओपिनियंस को सबके सामने रखने की कोशिश करता हूं। हमारे साथ यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, ये मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ महंत आदित्य कृष्ण गिरी हैं, अध्यक्ष हैं हिंदू राष्ट्रीय सेना के। हमारे साथ श्रीराज नायर भी जुड़ चुके हैं, ये वीएचपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मुमताज़ आलम रिजवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और हमारे साथ कैप्टन सिकंदर रिजवी हैं, ये भी मुस्लिम स्कॉलर है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। मैं वीएचपी से ही शुरुआत करूंगा, श्रीराज नायर साहब से। नायर साहब, क्या हो गया? प्रतीकात्मक जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया, आपके कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किया, क्या जताना चाह रहे हैं? इतिहास के पन्नों को क्या फाड़ के अलग करना है? क्योंकि पलट तो सकते नहीं है अब। देखिए, विश्व भर में जहां जहां आक्रांताओं का राज रहा और उसके बाद पुनः जब स्वराज्य स्थापित हुआ, तब आक्रांताओं के चिन्हों और अवशेषों को हमेशा उखाड़ फेंके गए।
इसके हम देखते हैं कि इवन भारत में भी आप देखिए सन 47 में आजादी के बाद जॉर्ज पंचम हो या लॉर्ड कर्जन हो, ऐसे गवर्नर जनरल इन सब के निशानियों को, इनके चिन्हों को उखाड़ फेंका गया। तो फिर यहाँ लाल किले मुंबई का में क्या रानीबाग में लॉर्ड कर्जन बैठा हुआ घोड़े पे, कर्जन को दक्षिण उतार कूच दिया, करने घोड़ा से वहीं पर है। पहले औरंगजेब तो लाल किले में ही अपनी लाल किले से ही तो सल्तनत चलती थी औरंगजेब की। दक्षिण कूच करने से पहले, जब दक्षिण भारत की तरफ वो कूच कर रहा था, उसके पहले तो दिल्ली से सल्तनत चलती थी। तो लाल किले का क्या करेंगे? देखिए, लाल किला और औरंगजेब दोनों अलग अलग चीजें। लाल किला जो है बना था, औरंगजेब के पिताजी वहां से अरब वर्ल्ड से लेकर के नहीं आए थे पैसे। ये भारतीय नागरिकों के खून, तब भी हिंदुओं के खून पसीने से और हिंदुओं के ही बनाई हुई इमारत है। यहाँ पर औरंगजेब एक क्रूर आक्रांता था और यहाँ पर उन्होंने हजारों की संख्या में मंदिरों को विध्वंस किया। हमारे काशी विश्वनाथ को तोड़ा, हमारे मथुरा के मंदिर को तोड़ा और हजारों सैकड़ों लाखों लोगों को धर्मांतरित किया। यहाँ जो बैठे आपके पैनल में, इन सबके पूर्वजों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ और वो मुसलमान बनाए गए। तो ऐसे क्रूर आक्रांता जिन्होंने बहन बेटियों के साथ अत्याचार किए, मंदिर तोड़े, अपने बाप को जेल में डाला, अपने भाई का क्या विलंब, कर दिया। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? महाराष्ट्र की नायर साहब, जब सब कुछ स्पष्ट कर दिया आपने, मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। जब सब कुछ स्पष्ट कर दिया आपने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी इशारों में कहते हैं, कई नेताओं ने भी स्पष्ट कर ही दिया है, तो फिर देरी क्या है? प्रतीकात्मक क्यों? फिर किस बात की देरी है? कब्र क्यों नहीं उखड़वाए? देखिए, हमने पहले ही कहा था ये आंदोलन तीन टप्पे में होगा, 3 हिस्सों में हम करेंगे। पहले तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर ज्ञापन सौंपेंगे तहसीलदार और कलेक्टर को। दूसरा, हम महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों से मिलेंगे। और तीसरा, इन सब के बाद अगर ये कलंक को ढहाया नहीं जाता, जमींदोस्त नहीं किया जाता, इसको जमीन के साथ मिलाया नहीं जाता, तो हम कार सेवा करेंगे, ऐसे हमने कहा था और हम इस पर कायम है। पहले चरण में हमने सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट बेसिस में तहसील थानों पर हमने ये याचिकाएं दी है गवर्नर, अपने तहसीलदार को और कलेक्टर्स को। दूसरे चरण में हम महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और अधिकारियों से मिलेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया से भी हम वार्तालाप करेंगे। और तीसरे तबके में अगर नहीं हुआ तो हमने साफ कहा है कि जिस प्रकार से हमने राम जन्मभूमि के अवसर पर हमने जो कार सेवा की थी और हमने उस कलंक को हमने नस्तोनाबूद किया, नायब साहब एक काम करते हैं, अब क्विक रिएक्शन लेते हैं। आपने तो सब कुछ स्पष्ट कर दिया, पूरी प्लान बता दी। रशीदी साहब, आपकी नजर में औरंगजेब क्या आक्रांता या हमारे देश में शासन किया एक शासक था? असल में क्या है, औरंगजेब बेचारा वो मजलूम हुक्मरान है जिसको लोगों ने सही पढ़ा ही नहीं। एक मिसाल है, एक साहब ने कहा कि साहब 2 और 2 4 होते हैं, जो इस बात को साबित कर दे मैं अपना सब कुछ हार जाऊंगा। उसकी बीवी ने कहा भाई 2 और 2 तो 4 होते हैं, सब कुछ साबित कर देगा। तो उसने कहा मैं मानूंगा तब ना, मैं मानूंगा ही नहीं, मैं कहूंगा 2 और 2 5 होते हैं। यहाँ वही कहानी चल रही है। सवाल ये है कि जिन हिस्ट्रीकारों ने हिंदुस्तान के अंदर हजारों किताबें औरंगजेब की मुआफ़क़त में लिखी है, आज तक किसी एक हिस्ट्रीकार, एक तारीखदां पर पाबंदी नहीं लगी, उनकी किताबों पर पाबंदी नहीं लगी। वो सारी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, वो हिस्ट्रीकार मौजूद हैं, लेकिन औरंगजेब बुरा है। दूसरे ये है, औरंगजेब के कहने पर या उसके राजा मानसिंह या राजा जयसिंह के कहने पर जो कुछ किया औरंगजेब ने, या जयसिंह और मानसिंह ने जो कुछ किया, मानसिंह और जयसिंह को कुछ नहीं कहा जाता, औरंगजेब को कहा जाता है। हालांकि सब कुछ करने वाले वही 2 राजा थे, मानसिंह और जयसिंह, क्योंकि उसके जनरल दारा शिकोह को किसने मरवाया था? जनरल देखिए, दारा शिकोह को किसने मरवाया? मेरे भाई एक बात 4 हिस्से में कटवाया किसने? मेरी बात सुनिए, दारा शिकोह कौन था? औरंगजेब का भाई। तो सोचिए वो भाई के प्रति इतना क्रूर था। सुन लीजिए मेरी बात को। मेरे भाई से नहीं बनती है, राजा उसका सल्तनत का मसला है। दूसरे, ये बहुत सारे हिस्ट्रीकारों ने लिखा है कि अगर दारा शिकोह सल्तनत पर काबिज हो जाता तो बहुत अनर्थ हो जाता। बहुत सारे हिस्ट्रीकारों ने लिखा है, ये उनकी आपस की लड़ाई थी। देखिए इसके 2 साइड है। अपने बाप को रशीदी साहब इसके 2 पक्ष हैं। आप ही बोलिएगा, पूरी कर लो। नहीं आप ही बोलिएगा, मैं 2 शब्द खाली जोड़ देता हूं उसमें। इसमें 2 साइड है सर। आप जिस इतिहासकारों को कोट कर रहे हैं, वैसे दूसरे इतिहासकार भी है जो उनको विलेन बता रहे हैं।
तो इतिहासकारों में तो मतभेद है ना सर। सुनिए, विलन बताने वाले जो भी इतिहासकार हैं उन्हीं का नाम लेता हूं मैं, जयदेव नाथ सरकार। पढ़िए आप जयदेव नाथ सरकार को, किस तरह से महिमा मंडन किया है औरंगजेब का, समझे। बहुत सारे हिस्ट्रीकार हैं जो बिल्कुल कट्टर मुस्लिम मुखालिफ हैं, लेकिन उन्होंने औरंगजेब को अच्छा बताया है। तीसरी बात, आप मुझे बताइए, जिन अंग्रेजों को लात मार के हमने भगाया है सबको, आज उनकी हिस्ट्री पढ़कर हम हिंदू मुसलमान में आपस में लड़ाई कर रहे हैं। चौथी बात, 500 साल पहले 400 साल पहले एक मुस्लिम हुक्मरान आया, उसने जो भी किया करके चला गया, दफन हो गया, मिट्टी में मिल गया, आज उसकी हड्डियां भी शायद वहां कब्र में बाकी ना हो। आज उसकी बात को लेकर हिंदू मुसलमान करना, ये कौन सी अक्लमंदी है भाई? ये कौन सी दानिशमंदी की बात है? आप मुझे बताइए, जिस तरह से नागपुर में हुआ है मामला, मैं नागपुर में था 2-3 दिन, मैंने देखा वहां के लोग इतने शांत हैं। होली के नाम पर वहां किसी तरह की कोई बात नहीं, बिल्कुल शांति थी एकदम। मैं उसी दिन आया हूं जिस दिन रात में सुबह होली थी। वहां मैंने कोई जगह जगह इस तरह की बातें नहीं देखी जिस तरह दिल्ली में हर जगह जो है होली का वो लगा रहता है और लोग जो है पहले ही दिन पानी फेंकना, ये फेंकना शुरू कर दे। वहां कुछ नहीं था, बिल्कुल शांति प्रिय लोग हैं। लेकिन जब आप कलमा लिखी हुई चादर को जलाओगे मुसलमान के सामने, तो क्या मुसलमान भड़केगा नहीं उस पर? एक जल्दी से रिएक्शन नायर साहब, बीएचपी आग लगाना चाहती है, बीएचपी पर पाबंदी लगनी चाहिए। भड़काने, जल्दी से क्विक रिएक्शन दिए और मेहमानों को शामिल करना है। देखिए, मैं पूरी जवाबदारी से कह रहा हूं, कल जितने आंदोलन हुए उसमें अधिकांश में मैं स्वयं था। कलेक्टरों को ज्ञापन देने में मैं स्वयं हाजिर था। नागपुर पूरी रात मेरी बात चलती रही, ये झूठी अफवाहें फैलाई गई। जिस प्रकार से जिहादी, ये तो ठीक है सर, लेकिन इन्होंने रशीदी साहब ने जो कहा, इनकी नजर जो आक्रांता नहीं है, आप लोगों ने गलत रिप्रेजेंटेशन पेश कर दिया है। औरंगजेब को मुद्दा बना के फैलाई गई है, बिल्कुल अफवाह थी, बिल्कुल नहीं। हमारी स्पष्ट मांग है, वो कब्र वहां पर नहीं होनी चाहिए, आक्रांताओं की कोई निशानी भारत में नहीं होनी चाहिए। अभी मौलाना जी ने कहा कि ये पहले क्यों नहीं उठी। सन 47 के बाद जो पार्टी यहाँ पर राज किया 2014 तक, वो उन्होंने मुसलमानों को या एक वर्ग को दामाद की तरह ट्रीटमेंट किया और उन्होंने हिस्ट्री को रिग किया। हिस्ट्री को पूरी तरह से लेफ्ट लीनिंग राइटर्स और हिस्टोरियंस ने जिस प्रकार से हिस्ट्री इतिहास को गढ़ा, पूरी तरह से झूठा इतिहास लिखा, इसलिए कुछ हिस्टोरियंस को कोट कर रहे हैं। अच्छा, सच्चा इतिहास हम जानते हैं क्या है। यति जी, अगर कब्र उखड़ गए, कब्र उखाड़ दिया गया औरंगजेब का, तो हिंदुओं को शांति मिल जाएगी या हिंदुओं की परेशानी खत्म हो जाएगी? औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है। रोहित जी, मेरा मानना यह है कि औरंगजेब जो है वो यहाँ के मुसलमानों के दिमाग में जिंदा है, और जब तक वो दिमाग में जिंदा रहेगा ये हिंसा होती रहेगी। क्योंकि हिंसा, जिस तरीके की हिंसा औरंगजेब के शासनकाल में मिलती है, मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं का कत्लो गारत करना, जजिया लगाना, लगातार हिंदुओं पर अत्याचार करना, ये एक लंबी फहरिस्त है। अपने भाइयों के साथ उसने जो किया वो उसका अपना मसला हो सकता है, लेकिन हिंदुओं के साथ जो किया वो उसका इतिहास गवाए। आप इतिहासकारों को दो पक्षों में बांट सकते हैं, लेकिन हिंदू तो बेचारा अपना इतिहास लिख ही नहीं पाया। आजादी से पहले इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि वो गुलाम था, और आजादी के बाद इसलिए नहीं लिख पाया क्योंकि सत्ताएं उसके पक्ष में नहीं थी। जयदेवनाथ सरकार हिंदू ही इतिहासकार है, सुनिए, हिंदू इतिहासकार है। सुनिए, बीएन पांडे हिंदू इतिहासकार है, रोमिला थापर हिंदू इतिहासकार है, मेरी आपत्ति है, सारे हिंदू तो इतिहासकार हैं। तो मैं आप कह रहे हिंदू लिख नहीं पाया, आप में सुनने की क्षमता नहीं है, इसका अर्थ ये है, देखिए आवाज तेज हो गई इनकी, आप झूठ बोल रहे हैं। रशीदी जी, अगर आप में सुनने की क्षमता नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप मक्कारी कर रहे हैं देश के साथ। रोमिला थापर हिंदू इतिहासकार नहीं है, बीएन पांडे हिंदू इतिहासकार नहीं है, जयदेवनाथ सरकार हिंदू इतिहासकार नहीं है, सारे तो हिंदू इतिहासकार है। आप कह रहे हैं हिंदू लिख नहीं पाया, इतना बड़ा झूठ मत बोलिए टीवी पे बैठ के। अंग्रेज थे इस देश की, और अंग्रेजों ने तो फिर भी कुछ हद तक सत्यता लिखी, लेकिन वामपंथियों ने तो सत्यानाश कर दिया हमारा। वो हिंदू नहीं थे आपकी नजर में? हिंदू नहीं हो सकते, वो जो देश के गद्दार हैं उन्हें हिंदू नहीं कहा जा सकता।
बताइए। जयसिंह और मानसिंह को भी हिंदू नहीं कहना चाहिए। वो हिंदू नहीं अरे है। रशीदी जो जी, इनकी हाँ में हाँ मिलाई वो रशीदी हिंदू जी, है। कम से कम शांत हो जाइए। दूसरे व्यक्ति को अपनी बात आपका चढ़ रहा है, मैं तो नहीं। शांति हूँ। अरे आप बोल रहे हैं लगातार, मेरी टर्न थी जब आप बोल रहे अपनी बात एक सेकंड रशीदी टीज मत कीजिए उस हाँ यति प्यार से बात कर लीजिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए। नहीं ठीक है तो रशीदी जी, आपको बस बोलना अपने नहीं अपने चाहिए टाइप ना, हाँ यति आपको जी अपने उसका प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। यति जी आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मेरे प्रश्न का उत्तर ध्यान दीजिए, रखना चाहिए। मेरे आपको प्रश्न का नहीं उत्तर बुलवाया दीजिए। है। यति जी नहीं पर्सनली देखिए औरंगजेब जैसे रशीदी जी कह रहे बिल्कुल जिंदा है वो। जब तक ये औरंगजेब और बाबर इस देश के मुसलमानों के जहन में जिंदा रहेंगे तब तक निश्चित रूप से रहेगा जिंदा, वो कौन निकाल सकता है जहन से? अरे जहन से भी निकल जाएंगे रशीदी साहब, निकलने के लिए तो जहन से भी निकल जाएंगे। आपको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, बस आपको मुगालता है, आपको दुरुस्त करने की आवश्यकता। ये जो आप थ्रेट दे रहे हैं ना, ये जो रशीदी साहब इस समय नेशनल चैनल पे मुझे थ्रेट दे रहे हैं, यही औरंगजेब की बात है। ये थ्रेट है कि जहन से कौन निकाल देगा। अभी थ्रेट नहीं है, सुनिए प्लीज आप एक करके ना रशीदी साहब नहीं रशीदी साहब देखिए मेरे शो में ये सब नहीं होता, एक एक करके सबको मौका दो। यति जी नहीं दी। ठीक है सर, वो यति जी मैंने आपको कोट इसलिए किया क्योंकि आप लगातार बोल रहे हैं। आप चुप हो जाइए, मैं अपनी बात ठीक है। आप मेरे प्रश्न का उत्तर देखिए रोहित जी, बहुत स्पष्ट है कि जहन में जब तक जिंदा रहेंगे तब तक किसी भी कीमत पर यहाँ हिंसा नहीं रुकेगी। और 7 जून या 7 जुलाई 2023 में सबसे पहले औरंगजेब का व्हाट्सएप स्टेटस लगाया गया। और वो व्हाट्सएप स्टेटस कब लगाया गया? जब ओवैसी बंधु वहां फातिया पढ़ने गए उनकी कब्र पे। क्या आवश्यकता है उस मुद्दे को उखाड़ने की? आपने उखाड़ा तो अब अंजाम के लिए तैयार रहिए। हिंदुओं को आप लोगों ने ये समझ लिया कि वो चूड़ी पहनकर बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कहेगा। जिस तरीके से 70 साल तक तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते रहे, हाँ ये थ्रेट है। आपको यही नहीं समझ आता कि हमें बोलना क्या है। हाँ ये थ्रेट है। अगर आप इसको एज अ थ्रेट लेना चाहते हैं रशीदी जी, तो आपका स्वागत है। लेकिन ये नहीं होगा इस देश में कि औरंगजेब जैसे आक्रांता का महिमा मंडन आप लोग करते चूड़ी पहनते हैं क्या? आप लोग महिमा मंडन करते रहे। बातें करते हो आप लोग महिमा मंडन करते रहे। कैप्टन सिकंदर ठीक है यति जी ठीक है यति जी कैप्टन सिकंदर रजा देखिए इतिहास की बात हो रही थी। एज ए हिस्टोरियन, एज ए स्कॉलर, आपको क्या लगता है कि रिप्रेजेंटेशन किया गया औरंगजेब को लेकर? क्योंकि कुछ मत ऐसा है, वो तो सर डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जो है बहुत पॉजिटिव बता रहे हैं औरंगजेब को। लेकिन जो अगर फिर मैं कहूँ ऐसे कई किताबें जो उनके दरबारी लिखा करते थे, उसमें मंदिरों पे किया हुआ विध्वंस भी लिखा हुआ है, आतंक भी लिखा हुआ है, क्या उसको नकार दें? अगर वो किया गया तो क्या वो आक्रांता नहीं कहलाएगा? औरंगजेब क्या? देखिए मेरा पहला एक सवाल है, हम औरंगजेब की किस कब्र के लिए यहाँ बैठ के डिस्कशन करने के लिए आए? एक बात, क्या ये वो कब्र है जो दरगाह ज़ैनुद्दीन की है, उसके अंदर उनकी कब्र बनी हुई है? हम उसकी यहाँ पे बात डिस्कस करने के लिए आए हैं, जिसको पूरा हिंदुस्तान कहता है कि वो औरंगजेब की कब्र है। औरंगजेब की वसीयत थी कि मेरी कब्र पे कोई निशान चिन्ह नहीं बनेगा, ये उनकी वसीयत थी। ये सब बातें भूल जाते हैं। तो उनकी कब्र कहाँ है ये तो बताइए पहले। वो तो जो आप दरगाह की बात कर रहे हैं वो तो शेख ज़ैनुद्दीन की है, तो कहां पे लिखा है कि ये औरंगजेब की कब्र है? तो मिसगाइड कौन कर रहा है कि वो औरंगजेब की कब्र है? ये तो आज से थोड़ी ना मुसलमान, देखिए मुसलमान को तो 100-150 साल के अंदर से इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया औरंगजेब को लेकर के, और कुछ लोग उसको औलिया तक कहते हैं, जबकि क्रूर एक सम्राट था या बादशाह था, जो भी था, क्रूर था। उसने सबके साथ जातियां करी है। चलिए ये स्टेटमेंट रही बात इस्लाम को मानने वालों के साथ, तो अगर देखिएगा तो मुसलमानों के साथ भी उसने करी है, उसने शियों के साथ भी करी है। भाई इस्लाम का फिरका शिया है ना, उनके साथ भी करी, हिंदुओं के साथ तो करता ही था। लेकिन हमारा तो सवाल है, हम किस चीज के लिए बहस करने बैठे? कब्र कहाँ है? औरंगजेब की कब्र कहाँ है? वो तो शेख ज़ैनुद्दीन की कब्र है, दरगाह है उनकी। अगर वहां पे कहते दफनाए गए तो हो सकता है 100 साल के अंदर आपने उसको बदल दिया हो, आपने कहना शुरू कर दिया कि वो औरंगजेब की दरगाह है। औरंगजेब की तो वसीयत थी कि हमारे दरगाह में कोई निशान नहीं लगाया जाएगा, कोई में मार्क नहीं होगा कि मेरी कब्र ही है। तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि वो जो अगर इस बहस को आगे बढ़ा रहे तो सबसे पहला तो पॉइंट आप यही कह रहे हैं कि उसमें कब्र वहां है ही नहीं, और अगर किसको तोड़ने की बात हो रही है तो औरंगजेब को क्या, जिस तरह से महिमा मंडन के औरंगजेब रोड पे भी तो बहस हो रही है ना? महिमा मंडन करना ये सरासर गलत है। अगर आप इतिहासकार जिसकी बात करते हैं, हकीकत में सच है कि जिन लोगों ने उनके बारे में लिखा, उनकी तारीफ करी है, वो सब वामपंथी रहे।
रशीदी जी सुनिएगा, सिकंदर रिजवी साहब जो बता रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए वो वहां मंत्री रहे हैं, आप देख लीजिए दारा शिकोह के साथ उनका भाई था, क्या किया, जुल्म किया, हराम किया। इस्लाम को अगर मानने वाले तो कहते हैं कि वो कुरान लिखते थे, ठीक हो सकता लिखते होंगे, मैं उसके लिए बहस नहीं करता हूं, लेकिन अपने भाई को उन्होंने क्या हशर किया, अपने बाप के वालिद के साथ क्या किया, ये हराम किया। तो इस्लाम में तो हराम वो कर रहे थे बैठे हुए, औरंगजेब ने हराम करा, तो कहे का इस्लाम कहे का औलिया, किसने कह दिया कि औलिया है?